नमस्कार प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2024 के रिज़ल्ट के ऊपर। नीट 2024 का जो रिज़ल्ट है वो 2024 का एक सबसे बड़ा स्कैम है। इतने बड़े पैमाने पर इस स्कैम को किया गया और इस तरीके से इसको अंजाम दिया गया कि किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं उन तक ये भनक भी नहीं पहुंची, क्योंकि उनका पूरा फोकस हमारे चुनाव के ऊपर था, हमारे चुनाव के रिज़ल्ट के ऊपर था कि नरेंद्र मोदी इस बार फिर से सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, राहुल गांधी की सरकार तो नहीं बन जाएगी, नीतीश कुमार किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, एनडीए में शामिल होंगे या इंडिया में शामिल होंगे, इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू का क्या फैसला होगा, वो अपना समर्थन किसको देंगे। पूरा फोकस मीडिया का और पूरे भारत देश का, जितने भी हमारे नागरिक रहते हैं भारत देश में, सबका फोकस सिर्फ और सिर्फ चुनाव के रिज़ल्ट पर था। इसी बीच में नीट 2024 का रिज़ल्ट सेम डेट में घोषित होता है जब चुनाव का परिणाम जिस दिन आना होता है, यानी 4 जून 2024 को। सेम तारीख में नीट 2024 का रिज़ल्ट एनटीए के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी लॉजिकल बात है, रिज़ल्ट तो कभी भी आ सकता है। तो इसका उत्तर ये है कि नीट का जो रिज़ल्ट है वो 14 जून को आना था और आ कब गया, 4 जून को, यानी 10 दिन पहले। ऐसा कैसे हो गया कि इतनी हड़बड़ी क्या थी कि आपका जो रिज़ल्ट 14 जून को डिक्लेयर होना था उसको 10 दिन पहले इमरजेंसी में उसी दिन ठीक डिक्लेयर किया जाता है जिस दिन चुनाव का परिणाम डिक्लेयर हो रहा है। उसी बीच में चुपचाप से, जैसे हमको जब कोई चीज़ किसी तक पहुंचानी होती है तो हम बड़े से फाइल के अंदर अपनी छोटी सी पर्ची दबा देते हैं और अपनी बात वहां तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल यही काम एनटीए ने किया। जिस दिन चुनाव का परिणाम आना था उन्हीं चुनाव के परिणाम के बीच में नीट का रिज़ल्ट एनटीए ने पेश कर दिया, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। रिज़ल्ट जब आया उसके बाद जो एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं या नीट की तैयारी जिस संस्था में होती है, वो उन्होंने जब रिज़ल्ट को देखा तब रिज़ल्ट में होने वाली धांधली के बारे में पता चला और उसी धांधली के बारे में इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ कोई भी बच्चा जब अच्छा पढ़ने लिखने लगता है तो सबसे पहला क्वेश्चन उससे यही होता है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो मोटा मोटा जवाब ज़्यादातर बच्चों का यही होता है कि मैं या तो डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। या किसी माता पिता से आप पूछेंगे कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं तो वो यही कहेंगे कि मैं या तो डॉक्टर बनाना चाहता हूँ या इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको हमारे यहाँ भारत देश में एक एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। उस एग्ज़ाम को हम एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं, जिस एग्ज़ाम का नाम है नीट NEET, जिसको आप नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट भी कह सकते हैं। इस एग्ज़ाम को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट करवाती है हमारे यहाँ। देखिए, नीट का एग्ज़ाम पिछले कई सालों से कंडक्ट हो रहा है। इससे पहले, यानी ये कहिए कि 2012 के बाद से नीट का एग्ज़ाम आया है। उसके पहले AIPMT होता था, यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से एग्ज़ाम होते थे, जिसमें अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग तरह के एग्ज़ाम देने पड़ते थे। सेंट्रल लेवल का जो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए अलग एग्ज़ाम होता था, एम्स के लिए अलग एग्ज़ाम होता था, BDS के लिए अलग एग्ज़ाम होते थे, आयुष कॉलेज के लिए अलग एग्ज़ाम होते थे, BVS कॉलेजेस के लिए अलग एग्ज़ाम होते थे। यानी हर एक कॉलेज का अपना अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था AIPMT के तहत, और अलग अलग दीगर अलग अलग कॉलेज के अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके लोग, स्टूडेंट जो हैं वो कॉलेज में एडमिशन लेते थे और अपना मेडिकल कंप्लीट करते थे, मेडिकल की पढ़ाई। लेकिन साल 2000 के बाद, 2012 के बाद एनटीए ने ये बीड़ा उठाया कि ये जो अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं मेडिकल करने के लिए बच्चों को, उन सारे कॉलेजेस को एक परीक्षा के नीचे जमा किया जाए और पूरे भारत में एक एग्ज़ाम हो जिसके तहत एम्स में भी एडमिशन मिल जाए, BDS में भी एडमिशन मिल जाए, आयुष कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाए, BVS में भी एडमिशन मिल जाए। यानी हर कॉलेज में एक एग्ज़ाम के तहत एडमिशन की प्रथा को जो है वो कायम किया जाए। तो इसके लिए एनटीए का गठन हुआ। एनटीए ने नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना शुरू किया 2012 के बाद से, और एम्स को भी उसमें शामिल किया गया। बाद में 2019 के बाद नियम बनाए गए जिसमें अब एनटीए के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, यानी नीट का एग्ज़ाम, उसके जो टॉपर होते हैं उन टॉपरों को एम्स में एडमिशन मिलता है। ये 2019 के बाद से इसको लागू किया गया। मैं इतना सारा इतिहास क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि आपका बैकग्राउंड क्लियर हो सके मेडिकल से रिलेटेड इश्यू के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऑब्जेक्शन कैसे उठ गया रिज़ल्ट को लेकर के, तो याद रखिए एनटीए ने जब रिज़ल्ट घोषित किया नीट का
नीट 2024 का। इसमें धांधली ये देखने को मिली कि जो फर्स्ट रैंक है नीट के अंदर, उस फर्स्ट रैंक में 67 बच्चे अपीयर होते हैं जिनका रैंक 1 है। ऑल इंडिया रैंक जो है एयर 1, समझ रहे हैं, पहले पोजीशन पर 67 बच्चे आते हैं। और आज तक के इतिहास में 67 बच्चे कभी नहीं आए, इतने बच्चे कभी नहीं आए फर्स्ट रैंक पर। इससे पहले अभी पिछले साल तक ज़्यादा से ज़्यादा 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, मोटा मोटा 5 बच्चा फर्स्ट रैंक पर आता था, समझ रहे हैं। उसके बाद रैंक 2 लगता था, रैंक 3 लगता था। लेकिन इस बार ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया है, या बच्चों के अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट पैदा हो गया है, या जहाँ पर वो कोचिंग करता है उस इंस्टीट्यूट में कोई ऐसा चमत्कार हो गया है, कुछ जादू वाली चीज़ घोल के बच्चों को पिला दिया गया है जिससे उनका ऑल इंडिया रैंक 1 लग गया। और 1-2 बच्चों का नहीं, सीधा 67 बच्चों का। और मज़े की चीज़ ये है कि 6 से 8 बच्चे ऐसे हैं जो सेम सेंटर पर बैठ के परीक्षा लिख रहे हैं और 6 से 8 बच्चों का रैंक 1 लग गया। उन्हीं में से बहुत सारे बच्चों का रैंक 2 लगा। यानी 720 नंबर का परीक्षा होता है, 720 लाना होता है। तो ऐसे 67 बच्चे हैं जिनका 720 में 720 नंबर आया है और रैंक 1 लगा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 719 आया है, 718 आया है। और इसी चीज़ में पेच फंसा हुआ है कि 719 और 718 कैसे आ सकता है किसी बच्चे का। एनटीए इसके लिए कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है, समझ रहे हैं। इस धांधली को अच्छे से समझिएगा। तो हरियाणा का एक झज्जर नाम का शहर है जहाँ के सेंटर में 6 से 8 बच्चों का रैंक 1 लगा है। और प्रॉब्लम ये है कि जब आप एनटीए वाली रिज़ल्ट को देखेंगे, टॉपर वाली रिज़ल्ट को, उसमें 62 नंबर सीरियल नंबर से 67 नंबर सीरियल नंबर तक के स्टूडेंट को आप देखिए, उन स्टूडेंट के रोल नंबर एक समान है, उनका पैटर्न जो है वो एक समान है। दूसरा उसमें डाउट ये है कि जितने 62 नंबर सीरियल नंबर से 67 सीरियल नंबर तक जो बच्चे हैं उनके सरनेम नहीं लिखे हुए हैं। जबकि किसी भी परीक्षा का आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले फॉर्म में आपसे आपका नाम, आपका सरनेम, आपका फादर नेम सरनेम के साथ पूछा जाता है। सरनेम के बगैर तो फॉर्म ही आगे नहीं बढ़ता। एनटीए ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी कि उनका सरनेम नहीं है। दूसरा, उनके सीरियल रोल नंबर का जो पैटर्न है वो सेम है, यानी सेम सेंटर से वो बिलोंग करते थे। एक ही सेंटर में ऐसा कौन सा जादू हो गया कि इतने सारे बच्चों का 720 आउट ऑफ 720 पेपर में आता है, समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए, रैंक 1 का तो लफड़ा चल ही रहा है। दूसरा, 719 नंबर कैसे आ सकता है, 718 नंबर कैसे आ सकता है। ध्यान से समझिएगा, नीट का जो पेपर होता है उसमें इस साल जो है लगभग 24 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं दिन ब दिन। यानी हर साल एस्पिरेंट की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि इसके लिए अपर एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे यहाँ नीट में। लोअर एज लिमिट है, यानी 17 साल मिनिमम आपका एज होना चाहिए नीट का एग्ज़ाम लिखने के लिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एज कितना होना चाहिए ये अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। और कोर्ट में इसके खिलाफ केसेस भी चल रहे हैं, पिटीशन भी दायर की गई है कि अपर लिमिट कोई ना कोई डिसाइड की जाए, और अभी तक इसमें सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है बच्चा, कोई 5 साल से कर रहा है, और वो सारे बच्चे एक साथ नीट का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं। इस वजह से संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस साल 23,81,000 समथिंग बच्चे, यानी मोटा मोटा 24 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं 2024 का। अब इतने सारे बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया जिसमें से रैंक 1 पर 67 बच्चे आते हैं, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, नीट के एग्ज़ाम में पेपर कैसा रहता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, यानी सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं, फिजिक्स से आता है, केमिस्ट्री से आता है, बायोलॉजी से आता है। बायोलॉजी में 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, इसमें से 50-50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 35 क्वेश्चन एक सेक्शन में और 15 क्वेश्चन दूसरे सेक्शन में, चारों सब्जेक्ट्स में होते हैं। ठीक है, अब 50-50 नंबर यानी टोटल 50-50 क्वेश्चन यानी टोटल 200 क्वेश्चन हो गए। टोटल 200 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन बच्चे को करना होता है, जिसमें से 20 क्वेश्चन वो छोड़ सकता है। 200 प्रश्नों में से 20 प्रश्न बच्चा छोड़ सकता है, 180 प्रश्न बच्चे को बनाने होते हैं। अब एक प्रश्न 4 नंबर का होता है, ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। यानी अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 4 नंबर मिलेगा। और माइनस मार्किंग का क्राइटेरिया भी होता है, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन का था वो कटेगा, और 1 नंबर माइनस मार्किंग की वजह से भी कटेगा, यानी टोटल 5 नंबर कटेगा। एक क्वेश्चन अगर आप मिस्टेक करते हैं तो 5 नंबर कटेगा, एक क्वेश्चन सही बनाते हैं तो 4 नंबर मिलेगा। और अगर आपने किसी प्रश्न को छोड़ दिया तो एक क्वेश्चन चूंकि 4 नंबर का है तो आपके 4 नंबर कम होंगे सिर्फ छोड़ देने पर। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट किया और गलत हो गया तो 5 नंबर कटेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, 180
टोटल जो है यहाँ पर प्रश्न है। अब एक प्रश्न अगर 4 नंबर का है तो 18 चौके होता है 72 और 0 लगा लीजिए क्योंकि 180 है, तो 180 गुणित 4 करिए, ये 720 बनता है, यानी टोटल 720 नंबर का पेपर होता है। समझ रहे हैं? तो अगर किसी बच्चे ने पूरा 180 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन बनाया तो उसको कितने नंबर मिलेंगे? 720 नंबर। लेकिन मान लो एक बच्चे ने 180 क्वेश्चन बनाया और एक क्वेश्चन उसका गलत हो गया, या मान लो एक क्वेश्चन उसने छोड़ दिया, उसने 179 क्वेश्चन बनाए, सही बनाए, तो उसको कितने नंबर मिलेंगे? पूरा बनाता तो 720 मिलते, एक क्वेश्चन उसने छोड़ दिया तो कितना मिलेगा? 4 नंबर कम मिलेगा, तो उसका कितना नंबर हो गया? 716 नंबर उसको मिलेगा। 716 नंबर अगर वो एक प्रश्न छोड़ देता है, तो पूरा बनाता है तो 720 पाएगा, एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो 716 नंबर आएगा। अब मान लो उसने 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो गलती होने पर 5 नंबर कटेगा। तो अगर 720 में 5 नंबर कट गया तो कितना मिलेगा? 715। अब ध्यान से सुनना, गेम कहाँ फंसा हुआ है, पेज कहाँ फंसा हुआ है। 720 पूरा नंबर मिलता है 180 क्वेश्चन बनाने में। एक क्वेश्चन अगर वो छोड़ देता तो 716 नंबर मिलता, एक क्वेश्चन अगर वो गलत कर देता तो 715 नंबर मिलता। लेकिन नीट के परीक्षा में बच्चे को 718 नंबर में मिला है, 719 नंबर में मिला है। ये संभव ही नहीं है कि किसी बच्चे को 718 मिले और 719 मिले। इसका जवाब क्या होगा? या तो 720 मिलता, या 716 मिलता, या 715 मिलता। 718 और 719 मिलने का तो सवाल पैदा नहीं होता। तो बच्चों ने इसके लिए फिर पिटीशन दायर किया, केस किया कोर्ट में। तो एनटीए का जवाब आता है कि देखो भैया, 719 और 718 नंबर हम इसलिए दिए हैं क्योंकि कुछ बच्चों का तैयारी करने में टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा गया था। उसकी वजह से 2018 में एपेक्स कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए थे हमको नॉर्मलाइजेशन के, यानी बोनस नंबर बच्चे को दिया जाएगा अगर इस तरह की कोई स्थिति निर्मित होती है। तो हमने ऐसे बच्चों को बोनस नंबर दे करके 718 नंबर और 719 नंबर उनको पहुँचाया है। लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका है, ये अभी तक एनटीए ने क्लियर नहीं किया है कि किस बुनियाद पर बच्चे को दिया जाता है। तो भैया साफ साफ आके मैदान में बताओ ना, ताकि 24 लाख बच्चों को पता तो चले कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का नंबर है, बोनस नंबर है, ये किस बिना पे दिया जाता है बच्चे को और किस बच्चे को दिया जाता है। आप कैसे डिसाइड करोगे किस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन का नंबर देना है और कितना देना है? ये अभी तक एनटीए ने क्लियर नहीं किया है और यही बड़ा गेम चेंज यहाँ पर हो रहा है। बहुत ज़्यादा जो बदलाव नीट के एग्ज़ाम में आया है इस बार, वो इसी कारण से आया है। समझ रहे हैं? तो 718 नंबर और 719 नंबर नहीं आ सकता था। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि नीट का परीक्षा 5 मई को हुआ है 2024, 5 मई 2024, और बिहार में यानी पटना पुलिस की तरफ से एक रिपोर्ट दायर की गई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपा था। उन्होंने जैसे 5 मई को पेपर है तो एक दिन पहले 4 मई को 20 ऐसे एस्पिरेंट को गिरफ्तार किया जो नीट का पेपर लीक करते हुए पकड़े गए हैं, और उनके पास से पेपर भी बरामद हुआ है जिनको बच्चे स्टूडेंट जला चुके थे, और पेपर वैसे भी बरामद हुआ है। न सिर्फ नीट का पेपर बल्कि उसके आंसर की भी बरामद की है। किसने? पटना पुलिस ने। कब? नीट के एग्ज़ाम के एक दिन पहले उनको पता चला, तो अगले दिन यानी ठीक 5 तारीख को जिस दिन नीट का एग्ज़ाम होना था, पेपर के 2 घंटे पहले, पेपर आपका 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक हुआ है, तो पेपर के 2 घंटे पहले ऐसे एस्पिरेंट को उन्होंने सेंटर से गिरफ्तार किया है पटना पुलिस ने, 20 लोगों को सबूत के साथ। अब ये सारी चीज़ें बाकायदा एफआईआर में आई, मीडिया रिपोर्ट में आई, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको छापा। कोई छोटा मोटा न्यूज़पेपर नहीं है, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है। 20 लोगों को पटना पुलिस गिरफ्तार करती है नीट के पेपर को लीक करने के जुर्म में। और बाद में एनटीए जो नीट का पेपर कंडक्ट करवाती, उसने एक नोटिफिकेशन जारी की और बोल दिया भैया ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया है, यानी कोई पेपर लीक वीक नहीं हुआ है। तो ठीक है, एनटीए ने जब जवाब दे दिया तो सब ने मान लिया कि ठीक है पेपर लीक नहीं हुआ होगा, वो पटना वाली पुलिस जो है वो दिमाग से सनकी होगी, पागल होगी, गलती हो गई होगी। एनटीए के एक नोटिफिकेशन से पूरा जो हमारा देश है वो यही समझ लिया कि ठीक है नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है। और वैसे भी जब पेपर कहीं लीक होता है तो गवर्नमेंट के लोग ही उसको दबाने की कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उजागर ना हो। जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया, मीडिया ने रिपोर्ट जो है वो पेश कर दिया, मीडिया आर्टिकल में छप गया कि भैया नीट का पेपर आपका लीक हो गया है, तो कायदे से नियम क्या बनता था कि उसकी जांच पड़ताल हो, नीट का पेपर दोबारा से होना चाहिए। 24 लाख बच्चों के साथ साथ करोड़ों परिवार जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना देख रहे हैं, उनके साथ छल होता है, उनके साथ धोखा होता है, उनके साथ स्कैम होता है। लेकिन एनटीए के कान में जूं तक नहीं रेंगता, उल्टा वो क्या बोलते हैं कि भाई कोई लीक नहीं हुआ है पेपर, कोई स्कैम नहीं हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, बात दब गई।
आई गई बात दब गई। इसके बाद जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है उस दिन ऐसा कैसे हो जाता है कि रैंक 1 पर 67 बच्चे आ जाते हैं। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले रैंक पर 67 बच्चे आ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 पर आ सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते थे। अब इस बार कौन सा चमत्कार हो गया है कि ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया। दूसरा 718 नंबर आ जाना, 720 नंबर आ जाना, इसमें प्रॉब्लम है। और मज़े की चीज़ मैं आपको एक और बता देता हूँ। देखिए 67 बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 पर आए हैं नीट के एग्ज़ाम पर, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो पहले पोजीशन पर हैं, रैंक 1 पर हैं, उनको भी एम्स में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एम्स में एडमिशन नहीं मिलेगा, भले उनका रैंक 1 लगा है। क्यों? क्योंकि उतनी सीट ही नहीं है एम्स में। समझ रहे हैं, सीट की संख्या कम है और बच्चों की संख्या ज़्यादा हो गई है। तो जो पहली रैंक पर आया है वो भी भारत के सबसे उच्च मेडिकल कॉलेज एम्स में एडमिशन प्राप्त नहीं कर पाएगा। सोचिए, अभी तक 650 नंबर भी अगर आ जाता था नीट में तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था। 650 नंबर लाना बहुत बड़ा बात था पिछले साल तक, समझ रहे हैं। और इस साल देखो 720 में से 720 नंबर 67 बच्चे लेके आ गए और उनको एम्स में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। 719 वालों को देखोगे उनका 67 रैंक है, 68 रैंक है। समझ रहे हैं, इतनी बड़ी धांधली हुई है और एनटीए इसका कोई जवाब नहीं दे रही है। 24 लाख स्टूडेंट के साथ धोखा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में एनटीए को दोबारा से नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहिए। गवर्नमेंट इसीलिए तो मुंह छुपाती है, समझ रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट मुंह छुपाती है। और कहीं अगर पेपर लीक का मामला जो है सामने आता है तो गवर्नमेंट उसको दबाने की कोशिश करती है। जैसा कि पटना पुलिस ने 20 एस्पिरेंट को पकड़ा, सबूत के साथ पकड़ा, FIR दर्ज किया, बाकायदा न्यूज़ में दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया, तुरंत संज्ञान लिया पटना पुलिस को। इसके लिए सैल्यूट है पटना पुलिस को कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत जो है संज्ञान में लिया सारी चीज़ों को और पब्लिक किया सारी चीज़ों को। लेकिन एनटीए ने उनको सिरे से खारिज कर दिया, कोई एक्शन नहीं लिया ऐसे लोगों के खिलाफ। और ये तो सिर्फ पटना पुलिस ने 20 लोगों का गिनती बताया है कि इनके पास पेपर मिला है, 20 लोग इसमें लिप्त थे, इनको पकड़ा गया है। लेकिन वो पेपर कितने लोगों के पास पहुंचा इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। इसकी तो बाकायदा CBI जांच होनी चाहिए कि एक बच्चे के पास पेपर पहुंचा, कहां से पहुंचा, उसने कहां तक पहुंचाया और ये पेपर कहां तक लीक होकर फैला। 1 लोग के पास था, 10 लोग के पास था, 1000 के पास था, 10,000 के पास था, कितने लोगों के पास नीट का पेपर पहुंचा और कितने में बिका। समझ रहे हैं, जिस तरह से आज हमारे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट बढ़ रही हैं डे बाय डे, इनका कमाई आप सोच नहीं सकते कितना होता है नीट एस्पिरेंट से, JEE के एस्पिरेंट से। सेम पैरेलल में एक दूसरी दुनिया है जो ये बोलती है कि भैया पढ़ लो जितना पढ़ना है, लास्ट में तो हम पेपर निकाल देंगे, 1 करोड़ में बेच देंगे, 2 करोड़ में बेच देंगे। तो जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वो भी सोचते हैं कि कौन मेहनत करे भाई नीट का एग्ज़ाम निकालने में, लाखों रुपये कौन बर्बाद करे, वही लाखों रुपया मैं इस चोरी करने वाले को दे देता हूँ जो पेपर बेचेगा, जो स्कैम करवाएगा। बाद में जब मेडिकल में हमारा एडमिशन हो जाएगा तो वहाँ पढ़ लेंगे। ये तो हाल है हमारा, समझ रहे हैं। तो अगर आवाज़ हम और आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग ये बोल देते हैं मेरे को क्या, भाई मेरा तो कोई बच्चा नीट का एग्ज़ाम नहीं लिख रहा था, मेरा कोई रिश्तेदार भी नीट का एग्ज़ाम नहीं लिख रहा था, मेरा कोई पड़ोसी भी नीट का एग्ज़ाम नहीं लिख रहा था, तो मेरे को क्या, मेरी समस्या नहीं है तो मेरे को कोई तकलीफ भी नहीं है। यही सोच हमको एक दिन ले डूबेगी। अगर हमारे देश के डॉक्टर ही इस तरह के होंगे जो बेईमानी करके डॉक्टर बनेंगे, जिनको कोई भी समझ नहीं है, जिनको कोई भी ज्ञान नहीं है, बगैर परीक्षा के धांधली करके वो सीट लेंगे मेडिकल की और डॉक्टर बन के निकलेंगे, तो वो किस तरह का इलाज करेंगे। समझ रहे हैं ना। तो कम से कम इसमें तो बेईमानी नहीं होनी चाहिए। कितने सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया इसके बाद। मैं आज की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, आज 6 जून 2024 है। आज का एक न्यूज़ में पढ़ रहा था कि एक लड़की मध्य प्रदेश की कोटा में रह के पढ़ाई कर रही थी नीट की, रिजल्ट आने के बाद उसने छत से कूद के खुदकुशी कर ली। और ऐसे कितने स्टूडेंट के खबर आए दिन आते रहते हैं। नीट का जिस दिन से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है कितने लोग खुदकुशी कर चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, इसका कंपनसेशन कौन देगा। एनटीए तो बोलती है कि हमने भैया कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसे स्टूडेंट जिनका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ा गया था उनको कंपनसेशन के तौर पर कुछ नंबर दिया है, इस वजह से उनका 718 और 719 नंबर आ गया है। काहे का कंपनसेशन, जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उनको कौन सा कंपनसेशन दोगे तुम। ठीक है, तो भैया तुम्हारी जो नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी है उसको तुम क्लियर कट सबके सामने बताओ, ताकि लोगों को पता तो चले कि तुम किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन का नंबर देते हो। ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।
और वीडियो शेयर करने से भी कुछ नहीं होना, आपको ट्विटर पर आना पड़ेगा, जिसको आप एक्स के नाम से आप जानते हैं। वहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाइए और ट्वीट करिए कि नीट का एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट करवाया जाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं भी अपना ट्विटर हैंडल का अकाउंट दूंगा, जहाँ पे जा करके आप मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं और हैशटैग के साथ बाकायदा आप अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, कोई भी बड़े से बड़ा यूट्यूबर हो, कोई भी वीडियो बना दे, वीडियो में क्या हो रहा है, यूट्यूब में क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भनक तक नहीं लगती कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर हम ट्विटर पर आकर के यानी एक्स हैंडल पर आकर के गवर्नमेंट को डायरेक्ट ट्वीट करते हैं, तब हमारी बात डायरेक्ट गवर्नमेंट तक पहुंचती है। तो आपको भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा, आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरा बच्चा नीट की तैयारी नहीं कर रहा था, मेरा कोई रिश्तेदार नीट की तैयारी नहीं कर रहा था, मेरा पड़ोसी नहीं कर रहा था, तो मेरे को क्या। अगर आप आज इस बात का संज्ञान नहीं लेंगे तो कल आपकी बारी है, कल आपका बच्चा भी जब नीट की तैयारी करेगा आपके साथ भी यही धांधली होगी। समझ रहे हैं? तो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ट्विटर पर आइए, ट्वीट करिए, नीट का जो रिजल्ट है उसको कैंसिल किया जाए, दोबारा से नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, या जो भी फैसला लेना है एनटीए उसको क्लियर कट सबके सामने रखे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।